मुझे नहीं, बाहर देख। इनको तो आप जानते ही होंगे मित्रों, बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री हैं ये। कुछ अनुभव किया होगा इन्होंने भी। आगे और वीडियो देखते हैं। मुझे नहीं, बाहर देख। क्या दिख रहा है? If you still just seeing a sea bridge, then knock knock, open your eyes, bro. Mumbai Trans Harbour Lake, Bharat's longest ever sea bridge, 22 kilometers long, 6 lanes. It cuts 2 hours journey to just 20 minutes. Unbelievable, ना? कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता था कि ये होगा। ये नॉक है उन बंद दरवाजों पर जो कहते थे इंडिया कांट ड्रीम बिग, बट वी बिल्ड दिस मैजेस्टिक मार्वल इन जस्ट 7 years। अटल सेतु ने ना फ्यूचर के डोर पे ऐसा जोर से नॉक किया है कि विकसित भारत के रास्ते ही खुल गया है। अटल सेतु इज नॉट जस्ट अ ब्रिज, ये गारंटी है हमारे यंग भारत की। आवर नेशन इज अनस्टॉपेबल नाउ। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ अटल सेतुस बनाने हैं। Wake up and vote for development. दो 2014 में मोदी जी को ये ऐसा भारत मिला था मित्रों। आप देख सकते हैं इसमें जो कश्मीर धरती पर स्वर्ग बताया जाता है, वहाँ की स्थिति आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए जरा। Sence öyle, onu benzi koymak ne sağız muhassesi. Ya boğazı şenge. Şengile admin kesa, tuni su pumanta trao. Tempat korta mongone ta au. Ya dosta beto ke ni sabase. शहीद तेरे खून से Hayataş karanlığı. वापस मोटा
बोल दिया, कुछ बोल दिया। हाँ यार, बोल दिया। एक संदेश हर घर में आज गूंज रहा है, गांव-गांव, शहर-शहर। बहुत सुंदर संदेश इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। जरूर देखें इसको आप। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मोदी जी ने लिख दी है नए भारत की कहानी। खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मोदी जी ने लिख दी है नए भारत की कहानी। खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी। भ्रष्टाचार की बेड़ियों को तोड़ चुके हैं, जन जन को आधार से ये जोड़ चुके हैं। दुनिया में सनातन का परचम लहराया, काशी से केदारनाथ तक सब चमकाया। राशन पहुंचा, बिजली पहुंची, घर घर पहुंचा पानी। खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मोदी जी ने लिख दी है नए भारत की कहानी। खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी। 370 को मोदी ने खत्म किया है, विकास को कश्मीर से भी अब जोड़ दिया है। नॉर्थ ईस्ट तक पहुंची है विकास की धारा, तरक्की का रुख हर कोने में मोड़ दिया है। नव भारत की मोदी जी ने लिखी नई कहानी। खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी। राम लला को दिया वचन है इसने निभाया, जहाँ था बोला वहीं पे है मंदिर बनवाया। उज्ज्वला से खत्म किया चूल्हे के धुएं को, इज्जत घर से महिला को सम्मान दिलाया। तरक्की की लिखे बेटियां रोज नई कहानी। खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी। 5 लाख का मुफ्त इलाज गरीब है पाया, मुद्रा लाके युवाओं का जोश बढ़ाया। जा पहुंचा है चांद तक तिरंगा हमारा, तेज गति से बढ़ रहा भारत हमारा। ये मोदी है, इन्होंने लिखी नए भारत की कहानी। खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मोदी जी ने लिख दी है नए भारत की कहानी। खुश हिंदुस्तानी, खुश हिंदुस्तानी। इस आहुति में, इस आम चुनाव में एक कवियत्री, या जिसको हम भजन गायक भी कह सकते हैं, वो अपना योगदान किस प्रकार से दे रही हैं, वो बहुत सुंदर शब्दों के साथ आपको एक संदेश देना चाहती हैं। जरूर सुने इनकी एक कविता, इस भजन को जरूर सुने। धन्यवाद। ऐसा देश का है रखवाला, ऐसा देश का है रखवाला,
कर दिया बंद जिसने घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों बोल रही हूँ योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में क्यों बोल रही हूँ? उनकी जगह अगर कोई भी होता तो भी मैं बोलती। हम सब बोलते हैं, पूरा हिंदुस्तान उनका नाम लेता है। क्यों? क्योंकि वो देश के हित के बारे में सोचते हैं। भला इतना बड़ा कार्य हो गया, G20 की अध्यक्षता मिल गई है हमारे देश को 5वें स्थान पे, जिसने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया। तो क्यों नहीं हम बोलेंगे, ऐसा देश का है रखवाला, जिसने कर दिया बंद घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। और जिसने काले धन को निकाला, जिसने काले धन को, सच्चाई है। कहते हैं ना यूपी में काबा, थोड़े दिन बाद हो सकता है कोई कहे हिंदुस्तान में काबा, तो उससे पहले ही बता दो, जिसने काले धन को निकाला, सबकी जुबा पे डाला ताला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। मीठी मीठी तालियां बजा के। बेईमान मक्कार परेशान कर दिया मुश्किल जीना, वो बेईमान मक्कार परेशान कर दिया मुश्किल जीना। बात सही है। बेईमान मक्कार परेशान कर दिया मुश्किल जीना, वो बेईमान मक्कार परेशान कर दिया मुश्किल जीना। और देख के छूटे मोदी को उनके चेहरे का पसीना, वो देख के छूटे मोदी को उनके चेहरे का पसीना। भूल गए सब छलबाजी, कोर्ट के चक्कर खाए, कुछ कुछ जेल गए भिजवाए, जिनके हाथ में बर्छी भाला, जिनके हाथ में बर्छी भाला, चक्कर खाए गए चोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। ऐसा देश का है रखवाला, कर दिया बंद जिसने घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। और अखंड भारत बनाने की तैयारियां चल रही हैं, विश्व गुरु बनाने की। विश्व गुरु भारत कहलाए, आगे कदम बढ़ाए, ओ विश्व गुरु भारत कहलाए, आगे कदम बढ़ाया। 5 ट्रिलियन कर दी इकोनॉमी, बढ़ा के सबको दिखाया, वो 5 ट्रिलियन कर दी इकोनॉमी, बढ़ा के सबको दिखाया। मोदी का ना कोई सानी है, सारी दुनिया विदेश नीति का लोहा मान रही है, कल पे कोई न काम टाला, काल करे सो आज, आज करे सो अब कल पे कोई न काम टाला, रखे दाल में ना कुछ काला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। आज हम सब यहाँ पे उनके बारे में क्यों बखान कर रहे हैं? जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और सामने से आके कोई कहे क्या बात है, कितना अच्छा कार्य किया, निश्चित रूप से हम भी सोचेंगे और अच्छा करने की। बस वही बात है, बस वही। ऐसा देश का है रखवाला, कर दिया बंद जिसने घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। वो है मोदी चाय वाला, भैया जान
आतंकवादी करके अलगाववादी आतंकवादी करते चीख पुकार है। वो करते चीख पुकार है, हाँ करते चीख पुकार है। जो कहते हैं चोर चौकीदार, अभी कोई और भी निकनेम हो सकता है मिल जाए देश, लेकिन हम यही बोलेंगे देश सुरक्षित हाथों में है, ऐसा चौकीदार है। वो देश सुरक्षित हाथों में है, ऐसा चौकीदार है। ये पक्ष विपक्ष ने है माना, हर हर मोदी घर घर मोदी, बस मोदी ही मोदी। धीरज मोदी दिल में बाला, धीरज मोदी है दिल वाला, जिसका रक्षक डमरू वाला वो है मोदी चाय वाला। भैया जान लो वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। ऐसा देश का है रखवाला। अरे देखते कि आज जहां हर तरफ एक ही नारा लगता है, जय श्री राम जय श्री राम। ऐसा देश का है रखवाला, कर दिया बंद जिसने घोटाला वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। बताओ दुनिया वालों को, ऐसा देश का है रखवाला, कर दिया बंद जिसने घोटाला वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। जिसने काले धन को निकाला, कितने भी स्विस बैंक में जमा कर लो, लेकिन जिसने काले धन को निकाला, सबकी जुबान पे डाला ताला वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। 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 आज देख के लग रहा है जाग उठा है हिंदू सारा, श्री राम के नारों से अब ना कोई डरा सकेगा, तीरों से तलवारों से हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। राम राज्य फिर आएगा केसरिया, राम राज्य फिर आएगा। एक सुंदर सा संदेश देता हुआ ये वीडियो आप देखें अवश्य। धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है, पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस से लाएगा वो, भरोसा रख। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत मेरा परिवार। एक बहुत सुंदर संदेश एक दिव्यांग द्वारा, जिनके दोनों हाथ ईश्वर ने छीन लिए, परंतु उनकी कर्तव्यपरायणता जिसको कह सकते हैं हम, उनको चुनाव, उनको मतदान केंद्र तक ले आई। देख सकते हैं आप इनकी इस तपस्या को। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मित्रों, मतदान ना करने का क्या घाटा हो सकता है? बहुत मशहूर एक पत्रकार रहे अपने समय में, उन्होंने एक छोटी सी घटना हमारे सामने प्रस्तुत की है। मैं चाहूँगा आप ध्यान से सुने इस पर। एक छोटा सा शहर
जिसको एक बिजनेस का एक हब माना जाता था एक समय में, व्यवसाय का केंद्र था, वो आज हमारे देश में नहीं है, सिर्फ हमारी अपनी चूक के कारण। सियालकोट, सुने आप एक बार पत्रकार प्रदीप जी को। है कि मतदान में हिस्सा न लेने का नतीजा क्या होता है, उसको मैं एक किस्से के साथ, एक फैक्चुअल कहानी के जरिए, घटना के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि आप समझिए कि जो है वो गलती जो कुछ लोगों ने की थी उसकी सजा कितने लोगों ने भुगती और कैसे भुगती। और ये जिक्र जो है 1946 का है, 1946 का, बंटवारे के पहले का। सियालकोट का आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान का जो पंजाब है, उस पंजाब प्रांत है, उसका एक जिला है सियालकोट। लाहौर से उसकी दूरी है 135 किलोमीटर और जम्मू से सिर्फ 42 किलोमीटर। गोपीनाथ बारदोलाई जो असम के बड़े नेता थे, देश के नेता थे, असम के खास तौर से बड़े नेताओं में थे, वो चाहते थे कि सियालकोट जो है वो भारत में रहे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, देश का बंटवारा हो रहा था कहना चाहिए, उस समय वो चाहते थे। वो सियालकोट उस समय हिंदू बहुल या हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या वाला इलाका था। फिर भी तय हुआ कि इसका फैसला जनमत संग्रह से होगा। जनमत संग्रह की तारीख तय हो गई, वोट का तरीका तय हो गया और तारीख और जो है समय तय हो गया। जब मतदान शुरू हुआ तो मुसलमान सुबह से उठकर लाइन में लग गए और सबसे पहले वोट देकर आए। लंबी लंबी लाइनें लग गईं और हिंदुओं ने क्या किया, हिंदुओं ने वो आराम से उठे, खाया पिया, आराम किया। उसके बाद दोपहर के करीब पहुंचे और देखा कि बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो आधे लोग तो लंबी लाइनों को देखकर ही घर लौट गए कि बेकार है, इतनी देर तक कौन इंतजार करेगा। फिर कुछ लोग थे जो लाइनों को देखते रहे, इस इंतजार में थोड़ी देर खड़े रहे कि शायद ये लाइन छोटी हो जाए, शायद कम हो जाए, जल्दी वोट देने का मौका आ जाए तो वोट देकर जाएंगे। लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद थक गए या कहिए उनको अपने आराम की याद आ गई, वो भी लाइनें छोड़कर जो है या लाइन में शामिल हुए बिना वो घर लौट गए, वोट नहीं दिया। इस जनमत संग्रह का नतीजा ये आया कि 55,000 मतों से ये प्रस्ताव पास हुआ कि सियालकोट को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। सियालकोट भारत में शामिल होते होते पाकिस्तान में चला गया। मालूम है क्यों? 1 लाख हिंदुओं ने वोट नहीं किया। उस समय सियालकोट में हिंदुओं की कुल आबादी थी 2,31,000, 2,31,000। उसमें से 1 लाख ने वोट नहीं दिया। 55,000 से यह प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद आपको याद होगा कि 1946 का 16 अगस्त का दिन, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी, जब डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी तो उसका कहर जो है वो सियालकोट में भी बरपा। हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई, उनकी हत्या की गई, बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ और जो लोग आराम करने के लिए घर गए थे वो हमेशा के लिए आराम की नींद सुला दिए गए। और 1951 यानी ये 1941 के सेंसस की फिगर बताई मैंने, 2,31,000 हिंदू पॉपुलेशन थी। और 1951 यानी 10 साल बाद जब सेंसस हुआ, और जब ये मैं बता रहा हूं 1941 के सेंसस के आधार पर, तो 1946 की बात कर रहा हूं। 1951 में जो सेंसस हुआ उसके मुताबिक सियालकोट में हिंदुओं की आबादी केवल 10,000 बची, केवल 10,000 बची। और 2017 की फिगर के अनुसार सियालकोट में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 500 है। आज पता नहीं एक भी हिंदू वहां है या नहीं है। उस दिन अगर हिंदुओं ने, सियालकोट के हिंदुओं ने वोट दिया होता तो सियालकोट हिंदुस्तान में होता और वहां जो हिंदू थे वो सब जिंदा होते। तो वोट न देने का क्या असर हुआ, ये आप इस बात से, राष्ट्रहित में अगर मतदान ना करें तो क्या हो सकता है। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एक प्रस्तुति छोटी सी, इसलिए राष्ट्रहित में वोट करें, वोट फॉर नेशन। धन्यवाद। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं।
एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमारे साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी कि यहां पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हमने और हमारे बड़ों ने बड़ी जुर्रत के साथ वोट दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जब यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहा था, तो उस वक्त के नाम नहाद लीडरों ने यह नारा लगाया था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। लेकिन मेरी कौम के लीडरों ने जब वोट अंदर कास्ट करके पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर आया, तो मेरे लीडर ने यह नारा लगाया बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ। उसने कहा, पाकिस्तान बनाएंगे और सीने पे गोली खाएंगे। जनाब स्पीकर, हमें वो गोलियां खानी पड़े तो हम खाएंगे, हमें डंडे मारे, हमें छड़ियां मारे, हमें जूतियां मारे, मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें। आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं जनाब, खुदा के लिए हम पर रहम करें, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। मित्रों, एक एक वोट कितना कीमती है ये दर्शाता एक वीडियो आप अवश्य देखें, पूरा वीडियो देखें एक बार। धन्यवाद। वोट दे रहे थे तो अधिकांश भारत आज मोदी जी को वोट दे रहा है। वो लोग जो 400 की बात करते हैं ना, वो 400 है कि 450 है पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर एक के मन में उत्साह है। वो चाहते हैं कि देश जिस तरह प्रगति कर रहा है, ये प्रगति अब रुकनी नहीं चाहिए। अब ये प्रगति ऐसी चलनी चाहिए जैसी पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने की है। हमें विश्वास है कि हमारा देश विश्व का सबसे पहला देश बनेगा और सर्वशक्तिमान बनेगा, विश्व की शक्ति बनेगा। इस बार क्या मुद्दे हैं जिसको सोचकर आपने वोट दिया? मुद्दे ये हैं कि जो जो चीजें शुरू हुई हैं, देखिए कश्मीर कितना शांत हो गया, लोग जा रहे हैं वहां घूमने फिरने जा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, वहां पर अब होटल्स बन रहे हैं, टूरिस्ट कितना हो जाएगा। राम मंदिर, एक शहर अयोध्या को कहां से कहां पहुंचा दिया, काशी को क्या से क्या कर दिया। आज हम गाड़ी चलाते हैं सड़कों पे तो कितना मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। हम तो उन चीजों को ही सोचते हैं जो चीज हमें आनंद दे रही है। और जो आज दुनिया में जो आदर है भारत का, हम इंडियन पासपोर्ट जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास रखते हैं अमेरिका में, तो वो खुश हो जाता है कि ओह मिस्टर मोदी, ऐसे बात करता है। मतलब भारत की पहचान आज मिस्टर मोदी हो गई है। कितनी बड़ी बात है, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय। एक अपने अंदाज में जरा कुछ सुना। अच्छा, काशी बदली अयोध्या बदली, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है, बंसी बजने वाली। जय श्री राम और भारत माता की जय। मुझे एक बहुत अच्छी वीडियो लगी, बहुत सुंदर संदेश है इस वीडियो में, एक बार आप देखें जरा और उस संदेश को प्राप्त करने की कोशिश करें। भारत के इतिहास में 2 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए
जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता कहती थी ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी और एक अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी जितने प्रधानमंत्री हुए वो प्रधानमंत्री बन के नेता हुए, नेता बन के प्रधानमंत्री नहीं हुए। प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह जी को कोई सोचता था प्रधानमंत्री बनेंगे? पीवी नरसिम्हा राव जी को किसी ने सोचा था? देवगौड़ा जी, गुजराल जी को सोचा था? स्वर्गीय राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर की सुबह नहीं किसी को पता था ये प्रधानमंत्री जिंदगी में होंगे, शाम तक बन गए। सब परिस्थितियों से बने। इंदिरा गांधी जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया की संख्या के साथ बनी, तो नेहरू जी समस्त कांग्रेस कमेटियों के विरोध के बावजूद 0 वोट पाकर गांधी जी की कृपा से बन गए। तो बाकी सब कृपा और परिस्थितियों से बने। हमारे प्रधानमंत्री क्षमताओं और जनाशीर्वाद से बने। क्या बात? ये है पार्टी के अंदर का जो व्यवस्था है उसका एक प्रमाण। एक अन्य वीडियो में मित्रों, देश हित ही मेरा अपना हित है, इसको दर्शाता एक वीडियो आप जरूर देखेंगे। भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। आगरा में भारतीय वायुसेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई से एक हॉस्पिटल को गिरा दिया। सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन पैराशूट के सहारे जो चीज आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है वो एक हॉस्पिटल ही है। बॉक्स के नीचे गिरते ही हॉस्पिटल का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। सिर्फ 8 मिनट में ये हॉस्पिटल तैयार हो जाता है। आपको बता दें कि ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। इसका नाम भीष्म रखा गया है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म को जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण कर लिया है। इमरजेंसी की स्थिति में इस हॉस्पिटल को मुश्किल से मुश्किल जगह पर उतारा जा सकता है, चाहे फिर वो जंग का मैदान हो या फिर भूकंप और बाढ़ से प्रभावित इलाका। ये हॉस्पिटल 36 बॉक्स से तैयार होता है। जिस चीज को आप गिरता देख रहे हैं वो लोहे के 3 बड़े फ्रेम से बनी है। इन्हीं तीनों फ्रेम्स में 36 बॉक्स रखे हैं। फ्रेम के बीच में एक छोटा जनरेटर, 2 स्ट्रेचर और जरूरी दवाइयां और खाद्य सामग्री भी है। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल को कई बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये खराब नहीं होता। इसकी पैकिंग ऐसी की जाती है कि जमीन पर गिरने के बाद इसे खुलने में कोई दिक्कत नहीं आती। इस हॉस्पिटल का वजन 720 किलो का है। ये वाटर प्रूफ है और सोलर एनर्जी से चलता है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड सहित सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी भीष्म प्रोजेक्ट की एक यूनिट को लगाया गया था। डॉक्टरों की एक टीम को अयोध्या में तैनात किया गया था। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही इस हॉस्पिटल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान भी बचाई थी। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही भीष्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य आपदा और युद्ध वाले क्षेत्रों में गंभीर लोगों को जल्द से जल्द इलाज उपलब्ध कराना है। मित्रों, इस लोकतंत्र के पर्वों को हम कैसे सफल कर सकते हैं? ये बात सच है कि कुछ लोग बहुत जागरूक होते हैं, उनको जागरूक नागरिक कहते हैं। लेकिन जो जागरूक नहीं है उनको कैसे जागरूक करना, ये भी हमारा एक दायित्व है। कौन सा माध्यम हो सकता है ये आप सोचें, परंतु 100% मतदान अवश्य करें, मेरा निवेदन है आपसे। धन्यवाद। बीस साल हो गए निकोमा में, 4 चुनाव हो गए, 2 प्रधानमंत्री बदल गए, ये वापस ही नहीं आते। अच्छा शांति, इस बार किसे वोट डाल रही है तू? किसे दूं? अरे अपने यशवंत जी को। पूरे मोहल्ले का नाला साफ कराया था उन्होंने। हाँ, बात तो सही है, कुछ काम तो है। पापा कोमा से बाहर आ गए। ये कैसे हुआ? एक सपने से। कैसे सपना? मैंने देखा कि एक नई सरकार आई है, आती लाइट चली गई, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर किसने चोरी कर लिया, बॉर्डर से घुसपैठिए आ गए, कश्मीर पाकिस्तानी कब्जे में चला गया, दफ्तरों में घोटाले, रेलवे घाटे में करप्शन ही करप्शन, गुंडाराज वापस, और
और राम मंदिर पर केस चलते जा रहा है। अरे पापा, कश्मीर में 370 हट गया है और आतंकवादी सब मैदान छोड़ के भाग गए हैं। और फैजाबाद का नाम अयोध्या, और अयोध्या में राम मंदिर, और ट्रेन टाइम पे। घोटाला तो सालों से नहीं सुना है। अरे ऐसा कुछ थोड़ा ही ना होगा पापा जी। अरे हम तो यशवंत जी को ही वोट देंगे, बड़े भले आदमी है वो। नाला साफ करवाया है उन्होंने। यही सब देखा था सपने में मैंने, उसके बाद ये सब कुछ हो गया। अरे ऐसा कुछ थोड़ा ही ना होगा पापा जी। ऐसा ही हुआ। कैसे? यशवंत जी इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने खिचड़ी पार्टी वालों को प्रधानमंत्री बना दिया और उसके बाद ये सब हो गया। बुरे सपने अच्छी सीख देने के लिए आते हैं। कांतिलाल जी तो वोट डालने के लिए कोमा से बाहर आ गए। आप कब बाहर निकलोगे? जागो, उठो और वोट करो, कहीं कांतिलाल जी का सपना सच ना हो जाए। महायुतीला मतदान करा, मोदींना विजयी करा। मित्रों, मैं कई बार बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारा देश विश्व का सबसे नौजवान देश है, यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो लेकिन हमारा जो यंगिस्तान है वो किधर जा रहा है? एक सुंदर सा वीडियो देखें आप। बन के मैं खिल जा। मित्रों, आज मैंने बहुत से वीडियो आपको सिर्फ इस बात को जोर देकर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोकतंत्र का त्यौहार है ना, ये देखा जाए तो हमारे अधिकार, हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य, इसको मनाने का त्यौहार है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है मित्रों कि सिर्फ 60 से 65% लोग ही वोट डालते हैं, बाकी के 40% लोग शायद इसकी अहमियत नहीं समझते। और मैंने पहले भी बताया मित्रों कि जो 40% लोग वोट नहीं करते ना, वो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है सरकार पर उंगलियां उठाते हैं। तो मित्रों, 25 फरवरी सिर्फ 2 ही चरण रह गए 5 चरणों के बाद, तो आप अपना मत अवश्य डालें। यह आपका अधिकार ही नहीं, आपका दायित्व भी है। इस लोकतंत्र के त्यौहार को आओ हम सब मिलकर मनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। मित्रों, एक व्यक्ति 18 घंटे काम करता है और विषय इसमें निकल के आता है कि उस व्यक्ति के आगे पीछे कोई नहीं है। अर्थात वो व्यक्ति बचपन से ही वैराग्य भाव में जी रहा है, देश के लिए जी रहा है। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना, वोट अवश्य करें। मित्रों, ये देश का चुनाव है, इसको आम चुनाव कहते हैं। इस चुनाव में टूटी सड़कें, नालियां या पेट्रोल सस्ता या रोज़ की रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती, इन चीज़ों का चुनाव नहीं है मित्रों। ये देश की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। हमारे देश को कौन लीड करेगा, विश्व पटल पर हमारे देश की महिमा कौन गाएगा, ये इसका चुनाव है। मित्रों, इस लोकतंत्र के पर्वों को हम कैसे सफल कर सकते हैं? ये बात सच है कि कुछ लोग बहुत जागरूक होते हैं, उनको जागरूक नागरिक कहते हैं। लेकिन जो जागरूक नहीं है उनको कैसे जागरूक करना, ये भी हमारा एक दायित्व है। कौन सा माध्यम हो सकता है, ये आप सोचें।
परंतु 100% मतदान अवश्य करें, मेरा निवेदन है आपसे। मित्रों, अंत में निवेदन है कि ये देश का चुनाव, ये आम चुनाव जो है, इसमें हम जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सब प्रकार की बातों को छोड़कर सिर्फ देश हित में, वोट फॉर नेशन, राष्ट्र हित में ही अपना मतदान करें। और आप भली प्रकार से जानते हैं कि इस देश को कौन लीड कर सकता है, कौन इसका नेतृत्व कर सकता है, कौन विश्व में हमारी साख को बढ़ा सकता है, यह भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन छोटे छोटे प्रलोभनों से, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे पड़े, जिसको कहते हैं ना, छोटे मोटे जिस प्रकार से आपस में हमारा मतभेद हो जाता है, उन पर आधारित ये चुनाव नहीं है। पेट्रोल सस्ता करने के लिए चुनाव नहीं है मित्रों, ये दालें सस्ता करने के लिए चुनाव नहीं है, ये सब्जियां सस्ती करने के लिए चुनाव नहीं है। ये हमारा देश किस दिशा में जाएगा, क्या उसकी दशा रहेगी, इसका चुनाव है। कौन हमारे देश को लीड करेगा आगे, विश्व पटल पर हमारे भारत की जो इमेज है वो कैसी दिखेगी आने वाले 5 सालों में, ये इसका चुनाव है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है आप सभी से कि कृपया करके देश हित में मतदान करें। अंत में मित्रों, मेरा एक करबद्ध निवेदन है सभी से, सभी लोगों से, और ख़ासकर युवाओं से। ये देश आपका है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो लोकतंत्र के इस त्यौहार को आओ हम सब मिलकर मनाएं, मेरा सभी से निवेदन है। सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आज आपकी उंगली पर यह शाही का निशान नहीं है तो अगले 5 सालों तक भी आपको शासन, प्रशासन, सरकार पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। इसलिए वोट फॉर नेशन, अपना मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।